हेलो एंड नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने बायोलॉजी के सिलेबस की डिस्कस की थी और रक्त के बारे में कुछ पढ़ा था। तो चलिए कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त था आपके एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो आपको पता है, वो कहलाता है हेमेटोलॉजी। और रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोफाइसिस। और वहीं बात करें कि रक्त की उत्पत्ति, तो होती है मेजोडर्म से। और ऐसे आपको याद करना है कि रक्त हमारे शरीर की अस्थि गुहा में बनता है। और रक्त का पीएच मान होता है आपके 7.4, जो कि हल्का क्षारीय। और मात्रा की बात करें तो पुरुष में होती है लगभग 5 से 6 लीटर और महिला में होती है 4 से 5 लीटर। और शारीरिक भार का करें तो ये शरीर का लगभग 7 से 8% होता है। और रक्त का संगठन की बात करें तो इसमें एक तो होती है प्लाज्मा, जो कि 55%, और कणिकाएँ पाई जाती है आपके 45%। और प्लाज्मा में जल पाया जाता है आपके 90 से 92%। और इसके अलावा 7 से 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो चलिए आज रक्त के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम प्लाज्मा में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली प्रोटीन पाई जाती है एल्ब्यूमिन, जो कि पाई जाती है 4%। और इसका निर्माण होता है आपके यकृत यानी कि लीवर के अंदर। और इसके कार्य को आपको याद करना है कि पहला कार्य इसका रक्त में प्राशन दाब यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर को ये क्या करती है, नियंत्रित करने का काम करती है। तो एल्ब्यूमिन को आपको याद करना है कि इसका निर्माण तो होता है यकृत में, और इसका कार्य है रक्त में प्राशन दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रित करना। और यहाँ विशेष पॉइंट याद करना है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, एल्ब्यूमिन। दूसरी प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये पाई जाती है 2 से 2.5%। और ये 3 प्रकार की है। तो इसमें पहला प्रकार है अल्फा ग्लोबुलिन। इसका निर्माण भी होता है आपके यकृत में। और इसका कार्य आपको याद करना है, इसका कार्य है रक्त में कॉपर का परिवहन करना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त में कॉपर का परिवहन कौन सी प्रोटीन करती है। तो रक्त में आपके कॉपर का परिवहन करती है अल्फा ग्लोबुलिन। दूसरी आपके बीटा ग्लोबुलिन, इसका निर्माण भी यकृत में होता है। और इसका कार्य है रक्त में आयरन का परिवहन, यानी रक्त में आयरन का परिवहन तो करती है बीटा ग्लोबुलिन। और रक्त में अल्फा ग्लोबुलिन करती है कॉपर का परिवहन। और इसका भी निर्माण होता है यकृत में, और एल्ब्यूमिन का भी निर्माण होता है यकृत में। आगे चलते हैं। आगे है तीसरी, जो है कि गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो देखिए, इसका निर्माण होता है लिम्फोसाइट में। तो ये पहली प्रोटीन है जिसका निर्माण यकृत के बाहर होता है। तो आपको याद करना है कि इसका निर्माण कहाँ होता है, लिम्फोसाइट में। इसके कार्य को देखिए, इसका कार्य है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन के निर्माण में ये क्या होती है, सहायक। तो इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे शरीर में रोगों के खिलाफ क्या करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। तीसरी प्रोटीन है आपके प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जो कि पाई जाती है 0.3%। और इसका निर्माण भी होता है यकृत के अंदर। और वहीं बात करें चौथी, वो है फाइब्रिनोजन। ये पाई जाती है 0.3%। और इसका कार्य रक्त का थक्का या स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग और कोटिंग में सहायक है। तो रक्त के स्कंदन में सहायक प्रोटीन कौन सी है, आपको याद करना है, फाइब्रिनोजन। अब आप इस आसान ट्रिक से चारों प्रोटीनों के नाम याद कर सकते हैं। AGPA, यानी आपको कौन सी ट्रिक याद करनी है, AGPA। तो A4 हो जाएगा एल्ब्यूमिन, और G4 हो जाएगा ग्लोबुलिन, और P4 हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन, और F4 हो जाएगा फाइब्रिनोजन। तो AGPA का मतलब एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का किस प्रकार बनता है। यानी अब हम किसके बारे में पढ़े हैं, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में। तो इसमें सबसे पहले कोई भी रुधिर वाहिका होती है वो क्षतिग्रस्त होती है, और उसके बाद प्लेटलेट्स आपस में तोड़ती है। उसके बाद जो कैल्शियम तत्व होता है, यानी कि कैल्शियम तत्व इनके साथ मिलकर एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन का निर्माण करता है। और बाद में प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम तत्व के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और फिर लास्ट में होता है कि फाइब्रिनोजन, जो कि एक घुलनशील प्रोटीन है, अंत में जाकर थ्रोम्बिन के साथ क्रिया करके फाइब्रिन का निर्माण करती है। और अंत में यही फाइब्रिन रक्त का थक्का बनाता है। तो आपको याद करना है इसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तो सबसे पहला होता है आपके रुधिर वाहिका क्षतिग्रस्त होती है, बाद में प्लेटलेट्स का टूटना, फिर कैल्शियम तत्व थ्रोम्बोप्लास्टिन के निर्माण में सहायक,
और वापस कैल्शियम तत्व मिलकर किसका निर्माण करता है, थ्रोम्बिन का। और सबसे अंत में होता है जो फाइब्रिनोजन होता है, वो आपके थ्रोम्बिन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करता है, फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन आगे जाके रक्त के थक्के का क्या करता है, निर्माण। आगे चलते हैं। आगे दिया है रक्त स्कंदन और सीरम के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी सीरम के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स जानने। तो देखिए रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन आपको याद करनी है कि एक तो है प्रोथ्रोम्बिन और दूसरी है फाइब्रिनोजिन। और ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, थ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स व विटामिन के। यानी ये जितने भी नाम है आपको याद करने की। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहचानिए कि निम्न में से कौन सा तत्व है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायता नहीं करता है। तो आपको याद करना है कि एक तो है आपके प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिनोजन, तीसरे आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा आपके कैल्शियम तत्व है, पांचवा है थ्रोम्बिन, छठवा आपके प्लेटलेट्स, सातवां विटामिन के। ये सातों पॉइंट आपको याद रखने। आगे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में थ्रोम्बिन द्वारा बदला जाता है। तो ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आपको इंपॉर्टेंट लगाना है कि फाइब्रिनोजन होता है, उसको फाइब्रिन में बदलने का काम कौन करता है, उसको फाइब्रिन में बदलने का काम करता है आपके थ्रोम्बिन। आगे पढ़ते हैं कि सीरम क्या होता है। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन का हट जाना, यानी कोई भी प्लाज्मा है उसमें हम फाइब्रिनोजन को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जो भी पीछे बचता है उसे हम सीरम के नाम से जानते हैं। यानी फॉर्मूला आपको याद करना है कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, जो पीछे बच गए वो क्या कहलाता है, आपके सीरम। तो आसानी से याद हो जाएगा कि प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन हटा देंगे, जो भी पीछे बचेगा उसे हम सीरम कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे प्रतिस्कंदक, यानी कि एंटी कोगुलेंट। प्रतिस्कंदन का मतलब होता है जो कि रक्त को थक्का नहीं बनने देते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो रक्त के थक्के बनाने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो इनके उदाहरण आपको याद करने हैं। पहला उदाहरण है आपके हिपेरिन। ये एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, यानी ये पॉइंट याद करना है कि हिपेरिन किस प्रकार का सैकेराइड है। तो ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है और ये शिरा और धमनी में दोनों में पाया जाता है। संश्लेषण ये आपको याद करना है कि कहाँ होता है, यकृत के अंदर, और परिवहन होता है बेसोफिल्स या मास्ट कोशिका द्वारा। दूसरा आपके हिरुडीन। हिरुडीन ये आपके जोंक यानी लीच में पाया जाने वाला प्रतिस्कंदक है। तो इसको भी आपको इम्पोर्टेंट लगाना है कि जोंक में कौन सा प्रतिस्कंदक पाया जाता है, तो पाया जाता है हिरुडीन। तीसरा है आपके एनाफेलिन, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के अंदर पाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कृत्रिम प्रतिस्कंदक। तो इसको आपको याद रखना ही है कि कृत्रिम प्रतिस्कंदक के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो देखिए पहला आपके सोडियम सिट्रेट, तीसरा है सोडियम ऑक्सलेट, चौथा है आपको सोडियम डेक्सट्रेट, और तीसरा आपके सोडियम डेक्सट्रेट, और चौथा आपके EDTA। तो ये चारों आपको याद करने हैं, जिसमें तीन तो नाम आपके सोडियम से हो जाएंगे और पीछे वाले नाम याद कर लेना, सिट्रेट, ऑक्सलेट और डेक्सट्रेट, और चौथा आपको याद करना है EDTA। ब्लड बैंक में बोतल, जो भी बोतल होती है रक्त की, उन रक्त को जमने से रोकने के लिए इनको मिलाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में याद करना है कि जो भी ब्लड बैंक या रक्त बैंक होती है उसमें जो बोतलें होती है उनमें रक्त को जमने से रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो ये चारों याद करना है कि सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम डेक्सट्रेट और EDTA। अब देखिए ब्लड बैंक में ब्लड को 4 से 4.4 डिग्री ताप पर रखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद ही करना है कि जो भी रक्त बैंक होती है उसमें रक्त को कितने सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। तो इसमें आपको याद करना है कि 4.4 डिग्री सेल्सियस पर। और एक यूनिट ब्लड बराबर होता है आपके 350 ml। तो याद करना है कि एक यूनिट, यानी रक्त को वहाँ पर यूनिट में मापा जाता है, तो एक यूनिट में होता है आपके 350 ml। आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम प्लाज्मा का रंग क्या है, यानी प्लाज्मा के रंग के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा का रंग आपको याद करना है कि इसका रंग होता है हल्का पीला, यानी कि लाइट येलो। और देखिए यहाँ पर चित्र में आके ऐसा इस प्रकार की कुछ प्लाज्मा होती है, और किसके कारण होता है तो आपको कारण तो आपको याद करना ही है। इसका कारण है आपके बिलीरुबिन, यानी बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग क्या होता है, हल्का पीला। और इसके कारण क्या होता है, पीलिया रोग हो जाता है, यानी इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी वर्दी से रोग हो जाता है पीलिया। इस रोग में शरीर में बिलीरुबिन के कारण पीला पड़ जाता है, यानी व्यक्ति का शरीर क्या हो जाएगा, जो रोगी होगा उसका शरीर पीला पड़ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपके एंटीबॉडीज यानी इम्यूनोग्लोबिन पढ़ेंगे, प्रतिरक्षी, जो कि कुल 5 है।
देखिए पहली है आपके IgA। तो इसमें ग्रंथियों के स्राव में पाई जाती है, यानी आपको याद करना है कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ग्रंथियों के स्राव में। और ये लार, अश्रु, दुग्ध आदि यानी सलाइवा, टीएस और मिल्क आदि में पाई जाती है। और बच्चे के जन्म के बाद माँ के दूध द्वारा बच्चे को दी जाने वाली एंटीबॉडी, तो आपको याद करना है कि जैसे कोई सी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी प्राप्त होती है, तो उस बच्चे को सबसे पहले माँ के दूध द्वारा IgA एंटीबॉडी प्राप्त होती है। और नोट लगा दिया मैंने कि माँ के प्रथम दुग्ध को क्या कहते हैं, तो माँ के प्रथम दूध को कहते हैं हम कोलेस्ट्रम, यानी माँ के प्रथम दूध को क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे दूसरी आ गई हमारी प्रतिरक्षी IgD, इसे हम सरफेस एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो इनके जो भी आपके एक्स्ट्रा नाम आते हैं उनको आपको याद करना है। तो सरफेस एंटीबॉडी के नाम से किसे जानते हैं, तो हम जानते हैं IgD। और ये बी लिम्फोसाइट की सतह पर पाई जाती है। तो आपको यह भी पूछ सकता है कि किसकी सतह पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बी लिम्फोसाइट की सतह पर। आगे चलते हैं। आगे हमारी तीसरी IgE। तो IgE से आपको सीधे याद करना है, ई का मतलब है एलर्जी से, यानी ये एंटीबॉडी किससे संबंधित है, एलर्जी से संबंधित। और ये सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। तो ये पॉइंट याद करना है कि हमारे शरीर में सबसे कम संख्या में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, वो है आपके IgE। चौथी आ गई हमारे IgG, ये सबसे छोटी व हल्की एंटीबॉडी है। तो पहला पॉइंट याद करना है कि सबसे छोटी और हल्की एंटीबॉडी कौन सी है, तो वो हो जाएगी IgA। और सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली एंटीबॉडी, सर्वाधिक कम तो है IgA-E और सर्वाधिक ज़्यादा पाई जाती है आपकी IgE। और माँ के गर्भ से बच्चे को प्लेसेंटा द्वारा प्रदान की जाने वाली एंटीबॉडी, यानी जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वो अपरा या प्लेसेंटा द्वारा माता के गर्भ से जुड़ा होता है, उस प्लेसेंटा द्वारा ये एंटीबॉडी बच्चे को प्रदान होती है। आगे हम लास्ट पढ़ते हैं IgM। ये सबसे बड़ी और भारी एंटीबॉडी है। जीवाणुओं का आक्रमण होने पर सबसे पहले हमला करने वाली एंटीबॉडी ये है, अर्थात सबसे पहले सुरक्षा पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का कार्य करती है। तो ये याद करना है कि हमारे शरीर में सबसे पहले सुरक्षा का कार्य कौन सी एंटीबॉडी करती है, तो वो करती है आपकी IgM। आगे चलते हैं। आगे हम इन प्रतिरक्षियों को याद करने की एक ट्रिक बनाई गई है, जिसका नाम आपको याद करना है गैम्ड, यानी GAMD, यानी गैम्ड। जी पर हो जाएगा आपके IgG, यानी गर्भ में प्लेसेंटा पार सर्वाधिक पाई जाने वाली है और प्लेसेंटा द्वारा बच्चे को प्राप्त होती है। दूसरी है A4 यानी IgA, ये है आंसू में पाई जाती है और टीयर्स, सलाइवा और मिल्क में पाई जाने वाली। तीसरी आपके M यानी IgM, यानी ये मैसिव यानी सबसे बड़ी और मेन यानी सबसे पहला हमला करने वाली। चौथी है आपकी IgE, ये आपको सीधा याद करना है कि ये एलर्जी से संबंधित है। पांचवी आपके D, यानी आपको याद करना है कि डिटेक्ट ऑन सरफेस, यानी सरफेस पर पाई जाने वाली प्रतिरक्षी, यानी कौन सी सरफेस, किसकी सरफेस पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है बीटा लिम्फोसाइट की सतह पर। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, तो इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आप सभी देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। कि हमने सबसे पहले पढ़ा था प्लाज्मा में प्रोटीन, जो कि कुल कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की। पहली थी एल्ब्यूमिन, दूसरी ग्लोबुलिन, तीसरी थी प्रोथ्रोम्बिन और चौथी थी आपके फाइब्रिनोजन। तो एल्ब्यूमिन थी सर्वाधिक 4%, उसका कार्य था आपके प्राशन दाब नियंत्रण। और ग्लोबुलिन 3 प्रकार की थी, एल्फा थी कॉपर से, एल्फा किससे थी, कॉपर से, और बीटा थी आयरन से, और गामा का काम था इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा से, और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन थे आपके रक्त स्कंदन से। इसका ट्रिक बनाया था AGPA। उसके बाद हमने पढ़ा था रक्त स्कंदन और सीरम के बारे में। तो थक्का बनता है आपके फाइब्रिनोजन प्लस थ्रोम्बिन, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, फाइब्रिन, और ये फाइब्रिन क्या बनाता है, थक्का। उसके बाद पढ़ा था सीरम होता है आपके, हम अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को क्या करते हैं, बाहर जो भी पीछे द्रव्य बचता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, सीरम के नाम से। लास्ट में पढ़ा था प्लाज्मा का रंग, उसका रंग होता है आपके पीला, वो किस कारण होता है आपके
आपको पता है बिलीरुबिन के कारण, और इसके बाद जो रोग होता है पीले उसे हम कहते हैं जॉन्डिस। उसके बाद पढ़ा था हमने प्रतिस्कंदक। तो प्राकृतिक थे आपके हिपेरिन, हिरुडीन, और कृत्रिम के रूप में हमने पढ़ा था EDTA, सोडियम सिट्रेट, ऑक्सलेट और डेक्स्ट्रेट। और एक ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है 4 से 4 डिग्री सेल्सियस पर, और 1 यूनिट बराबर होता है आपके 350 ml। उसके लास्ट में सबसे लास्ट में पढ़ा था हमने प्रतिरक्षी, जो कि 5 प्रकार की थी, जिसमें पहला है आपका IgA, ये सर्वाधिक और प्लेसेंटा पार मिलती है। दूसरी है आपके IgA, जो कि दुग्ध और लार में पाई जाती है। तीसरी IgM, ये सबसे बड़ी है और सबसे पहले हमला करने का कार्य करती है। चौथी IgA, IgE का मतलब है आपके एलर्जी से। और लास्ट में है IgD, ये आपके बीटा लिम्फोसाइट्स की सतह पर पाई जाने वाली। तो कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले ही ऐसी धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।